नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज छठे दौर की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग थी, जिसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। शाम 5 बजे तक करीब 59% वोटिंग हुई है। हालांकि ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, इसके बाद में और आंकड़े अंतिम आएंगे, तब पता लगेगा कि आज छठे चरण में 58 लोकसभा सीटों पर कितना फीसदी वोटिंग हुई है। लेकिन 7वें और अंतिम चरण के लिए आज दिन भर चुनाव प्रचार देखने को मिलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और बिहार में उन्होंने 4 बड़ी चुनावी रैलियां की, तो इंडिया गठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से भी तमाम स्टार प्रचारक बचे हुए 7वें चरण की सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच में डीडी न्यूज के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत, एक इंटरव्यू किया है। उसमें उन्होंने तमाम चुनावी मसलों और मुद्दों से लेकर सियासी तमाम बातों पर खुलकर अपनी बात को सामने रखा है। किन अहम मसलों और मुद्दों को प्रधानमंत्री ने उठाया, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा बताएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छठे दौर का मतदान संपन्न। लोकसभा की 58 सीटों पर डाले गए वोट। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान। उड़ीसा की 42 विधानसभा सीट पर भी हुई वोटिंग। धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती समेत 889 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में हुई बंद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत बड़ी हस्तियों ने अपने मताधिकार का आज किया प्रयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाजीपुर, बक्सर, काराकाट और पाटिलपुत्र में चुनावी रैलियां। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नौकरी के बदले जमीन हथियाने वालों को जाना होगा जेल। यूपी में पहले माफिया खुलेआम कानून को देते थे चुनौती, अब दंगे और दंगाई दोनों बंद। डीडी न्यूज के साथ पीएम मोदी की विशेष बातचीत, कहा पिछले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर हुई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। जांच एजेंसियों ने न सिर्फ 2200 करोड़ रुपए जब्त किए, बल्कि जिनका पैसा था उन्हें बड़ी संख्या में वापस भी लौटाया गया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार हुआ और तेज। अमित शाह ने हिमाचल के हमीरपुर और कांगड़ा में कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। योगी आदित्यनाथ ने बलिया में भरी हुंकार। हेमंत बिश्व शर्मा ने पटना में किया प्रचार। विपक्षी दलों ने भी अंतिम दौर में तेज किया अपना प्रचार। गोरखपुर में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पटना में उन्होंने किया प्रचार। भाजपा पर साधा निशाना। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप। उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव। 26 मई की आधी रात को पश्चिम बंगाल के तट से टकराने का है अनुमान। एनडीआरएफ भी चक्रवात को लेकर है चौकस। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में सेमीफाइनल में थाईलैंड की बुसानन को 13-21, 21-16, 21-12 से दी शिकस्त। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां और अभी की खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर से, जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात के राजकोट शहर में आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है। राजकोट के एक गेम जोन में आग लग गई है। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये राजकोट से ये खबर आ रही है, जहां पे एक गेम जोन में भीषण आग लगी है। हालांकि तमाम वहां पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई लोगों के हताहत होने की आशंका भी जताई जा रही है।
तो निश्चित तौर से भीषण गर्मी का प्रकोप निश्चित तौर से कई बार आगजनी की एक बड़ी घटना का कारण भी बनता है। हालांकि इसके बारे में जानकारियां आना बाकी है, लेकिन जब जानकारी आई आपको हम लगातार इस बारे में सूचित करते रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट के गेम जोन में हुए हादसे पर दुख प्रकट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राजकोट में गेम जोन में लगी आग की घटना में नगर निगम और प्रशासन को तत्काल बचाव और राहत कार्य के लिए निर्देश दिए गए हैं। घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। और हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मेघना, घटना के बारे में विस्तार से बताइए, कब की घटना है और अभी का अपडेट क्या है? देखिए आर्यन, तो बहुत ही दुखद घटना है और भीषण आग लगी है राजकोट में इस गेम जोन में, जहां की आप बात करें कि आरबी गेम जोन राजकोट में नाना मावा रोड पर है। काफी बड़ा गेम जोन है और अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग आग में झुलसे हुए हैं, वहां तक भी पहुंच नहीं पा रही है फायर फाइटर की टीम, क्योंकि काफी ज्यादा विंड वेलोसिटी काफी ज्यादा है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। और उसके साथ सबसे अगर हम कहें तो सबसे दुखद बात यह है कि जो स्ट्रक्चर था गेम जोन का वो टेम्पररी स्ट्रक्चर था। अगर हम कहें आम भाषा में तो पतरा जो होता है, पतरे से बनाया गया था वो स्ट्रक्चर। तो जब आग लगी तो वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो ढांचा था वो धराशायी हो गया, जिसके अंदर काफी ज्यादा लोग दब गए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि काफी ज्यादा संख्या में बेशक बच्चे और माएँ होंगी या जो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को गेम जोन में लेकर आते हैं, काफी संख्या में। और खास तौर पर हम देख रहे हैं वीकेंड है, सैटरडे संडे को ज्यादातर लोग जो होते हैं अपने बच्चों को ऐसे गेम जोन्स में लेकर जाते हैं। समर वेकेशन का समय चल रहा है, तो ऐसे में ये घटना हुई है। तकरीबन 5 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। तो अगर अभी का हम समय देखें तो तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, अभी भी कोशिशें जारी हैं। कई फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंसेस वहां पर लगातार जो भी रेस्क्यू, कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, वहां से बचाकर भी निकाला गया है। फायर फाइटर्स लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से बचाकर निकाल सके। हालांकि 3 घंटे हो गए हैं इस घटना के। अभी फिलहाल जो हमें पता चल पाया है, तकरीबन अगर हम देखें तो आशंका के हिसाब से अगर हम कहें तो 8 से 9 मौतों की पुष्टि की जा रही है वहां के प्रशासन के द्वारा, जो सूत्र बता रहे हैं। और ये संख्या बढ़ने की भी आशंका है। मेघना, ये जो आप बात कह रही हैं मेघना, ये अपने आप में बेहद दुखद है, लेकिन क्या ये मौत की खबर का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, क्या ये अभी सूत्रों के अनुसार है या फिर पुष्ट हुई है ये खबर अभी तक? देखिए, ये जो पुष्टि है, जब और भी ज्यादा लोगों को अगर पूरी तरीके से फायर फाइटर्स अंदर जा पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या और भी लोग अंदर बचे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर ये आग लगी थी जैसा बताया जा रहा है, और ग्राउंड फ्लोर पे भी जो लोग थे और फर्स्ट फ्लोर पे भी जो लोग थे, ग्राउंड फ्लोर के काफी लोग रेस्क्यू हो गए, फर्स्ट फ्लोर के लोग वो रेस्क्यू नहीं हो पाए, वो बाहर भाग नहीं पाए, और तब तक जो ढांचा था वो गिर गया था, जिसके कारण काफी लोग अंदर ही रह गए थे। तो इसमें अब ये देखना होगा, क्योंकि ये अभी सूत्रों के हवाले से हमें ये आंकड़ा पता चल रहा है कि इतने लोगों की मृत्यु की आशंका है। लेकिन ये जी मेघना, आप जो बात कह रही, बहुत निश्चित तौर से गंभीर घटना हुई है और अपने आप में अभी इसकी अधिकृत तौर पे घोषणा नहीं हुई है, हालांकि बचाव और राहत कार्य चल रहा है। महत्वपूर्ण चीज ये आपने कहा कि 5 से लेकर 8 बजे लगभग 3 घंटे का वक्त हो गया। जानने वाली बात, क्या आग पर काबू पा लिया गया है या अभी उस पर भी मशक्कत जारी है? दूसरी चीज ये कि अभी मौके पे मौजूद किस तरीके से हैं और क्या ये इलाका शहर से लगा हुआ है? जैसे ही किसी घायल को निकाला जाएगा तो क्या अस्पताल वो आसपास है, पहुंच में है? इस सब को लेकर किस प्रकार का एक फायर फाइटिंग या इंतजाम चल रहे हैं वहां पे? देखिए, वहां पर चूंकि हमने देखा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है कि प्रशासन और जो भी फायर फाइटिंग की जितनी भी मशीनरी है वहां पर पहुंचे। हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है, आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी अलर्ट किया गया है कि क्योंकि ये बर्न्स का मामला अधिकतर तौर पर ऐसी परिस्थिति में बर्न्स का मामला होता है, तो जो बर्न वार्ड होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी मोबिलाइज किया जाता है ऐसी परिस्थिति में। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर से रेस्क्यू किए जा रहे हैं, जो इंजर्ड हैं या जिनको बर्न्स आए हैं या जिनकी हालत खराब है, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाए। और ये जो इलाका है, ये राजकोट का ही इलाका है, खासतौर पर सिटी का इलाका बोल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि बहुत ही आउटस्कर्ट का इलाका है जो बहुत ही दूर है शहर
शहर से, ऐसा कोई परिस्थिति वहां पर ऐसी नहीं है। इसीलिए पूरी तरीके से प्रशासन कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए। और हालांकि अभी आग की स्थिति जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया था, अभी भी मशक्कत जारी है और ये भी कोशिश की जा रही है क्योंकि अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है मेघना, आप रहिए हमारे साथ में इस बीच में, जी मेघना आप बनी रहिए हमारे साथ में इस बीच में। जो लोग इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं फायर फाइटर्स, उनकी तरफ से भी जानकारी आई है, क्या कुछ फायर विभाग की ओर से कहा गया, ये आपको वो भी सुनवाते हैं, फिर मेघना से हम अपडेट लेते रहेंगे। अभी कितने हो गिनती नहीं हुए, मैं ये साइड था वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। अभी कितने लोग निकले उसका गिनती नहीं हुआ, चौकस हम नहीं कह सकते। अभी चालू है, शोधखोल चालू है। तो निश्चित तौर से जो फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं मेघना, उनकी बात सुनकर तो यही लग रहा है, वो कह रहे हैं 26 साल से मैं ऐसा काम कर रहा हूं, इस प्रकार की भयावह आग को नहीं देखा है। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी आग है और जैसा आपने कहा कि एक टेम्परेरी एक वहां पे ढांचा था जिसकी वजह से भी आग तेज गति से वहां पे फैल पाई। और आज वीकेंड का दिन था, शनिवार था, ऐसे में ज्यादा संख्या में परिवार बच्चों के साथ वहां पहुंचे हुए, तो संख्या भी ज्यादा रही होगी। मौजूदा समय में आप कह रही हैं कि अभी आग पूरी तरीके से उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, तो क्या और ज्यादा प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा संख्या में वहां पे लोग पहुंचे और उसके बाद में गाड़ियों के माध्यम से, फायर फाइटर्स के माध्यम से आग को बुझाया जा सके, काबू किया जा सके? देखिए आरिंदर, यहाँ पर दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है विंड वेलोसिटी, जिसके कारण ये जो काम है, हम जो कहते हैं फायर डाउस करना, आग पे काबू पाना, आग बुझाना, ये काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब तेज हवाएं चलती हैं। दूसरी मुशक्कत यहाँ पर ये, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ही भीषण गर्मी है, पूरे गुजरात में हम देख रहे हैं 45 के पार है पारा। तो ऐसी परिस्थिति में जो जब भी रेस्क्यू का ऑपरेशन होता है, लोगों को आग से बचाकर बाहर निकाला जाता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा ठंडा होने की कोशिश कराई जाती है कि आग वहां पे आसपास का जो जहां पर आग लगी है वो थोड़ा ठंडा हो, तो अंदर जाके जो फायर फाइटर्स है वो खुद जाकर लोगों को रेस्क्यू कर सके। जो रेस्क्यू एक्चुअली जो मिशन होता है, अंदर जाकर देखे कि कोई बचा तो नहीं है अंदर, अभी भी जो जिसको हेल्प चाहिए या जो बहुत ही बुरी हालत में है, बुरी परिस्थिति में है या बहुत ज्यादा जल चुके हैं जो लोग, वो अंदर जाने की कोशिश तभी कर पाएंगे जब थोड़ा वो जो जहां पर आग लगी है वो थोड़ा ठंडा होगा। और सबसे भयावह बात यह है कि 2-3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक जो धुआं था इस आग का, वो दिखाई दे रहा था शहर के लोगों को, जिससे बताया जा सकता है कि कितनी भीषण आग, बिल्कुल कितनी भीषण आग है। मेघना, कुछ और रिएक्शंस जल्दी से आ रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं, फिर इस अपडेट पे हम लगातार आपसे बात करेंगे। अभी कितने हो गिनती नहीं हुए, मैं ये साइड था वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। अभी कितने लोग निकले उसका गिनती नहीं हुआ, चौकस हम नहीं कह सकते। तो ये वही बचाव कर्मी एक तरीके से फायर विभाग के हैं जिन्होंने अभी हमने आपको बात सुनाई थी। मेघना, जानकारी ये भी आ रही है कि लगभग 26 जो वाहन है आग बुझाने वाले फायर डिपार्टमेंट के, वो वहां पहुंचे हुए हैं और वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। किस तरीके का और कुछ अपडेट नया इस बीच आपके पास आया हो तो? देखिए लगातार, चूंकि जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, डिफिकल्टी का लेवल आरिंदर ज्यादा, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा टीमों को भी मोबिलाइज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि राजकोट से केवल अगर कमी पड़ेगी तो केवल राजकोट की टीमों से ही काम चलाया जाएगा। पास में जामनगर है, पास में और भी जिले हैं जहां से टीमों को बुलाया जा सकता है, जो नजदीक है, जो 1 घंटे 1.5 घंटे की दूरी पर है, वहां से भी टीमों को बुलाया जा सकता है और पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको मोबिलाइज भी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि किस तरीके से जो ढांचे के अंदर जो दबे हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर ना केवल एक इम्पैक्ट है कि आग लगना, उसके साथ एक और इम्पैक्ट है जो ढांचे का, जो स्ट्रक्चर का कोलैप्स होना, ढांचे का ढह जाना। ये 2 चीजों का मिश्रण है जो इस पूरी ट्रेजेडी में अगर हम देखें तो जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इन दोनों चीजों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो मलबा है, मलबे के अंदर कौन दबा हुआ है वो उसको पता करना, क्योंकि बच्चे भी हो सकते हैं, माताएं हो सकती हैं, जो माता पिता हो सकते हैं, और खासतौर पर यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि जो लोग इस टीआरबी गेम जोन में जो लोग काम करते थे, जो वहां के एम्प्लॉइज थे, उनकी भी जान को यहाँ पर बेशक हानि हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनमें से कई लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और जल भी चुके हैं कई लोग, जिनको हाथ में पांव में जो आग लगी है जिसके कारण वो जल गए हैं। तो ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। लेकिन बेशक एक चीज और यहाँ पर है कि आधिकारिक पुष्टि हुए बिना हम
आंकड़े नहीं बता सक रहे हैं, या फिर क्योंकि ये पूरा अभी डायनामिक सिचुएशन है, रेस्क्यू जी। ऑपरेशन चल रहा है, सर्च का ऑपरेशन भी चल रहा है, और फायर डाउस करने के साथ साथ जो उस जगह पे कूलेंट डाला जाता है ताकि वो जगह ठंडी हो जाए, उसका भी जो काम है वो चल रहा है, जिसके कारण इस जो पूरी परिस्थिति है उस जी। पर एक प्रिसाइज नंबर देना बहुत ही मुश्किल है। मेघना, लेकिन क्या इस पूरे जो गेम जोन को बनाया गया, आपने कहा एक अस्थाई टेम्परेरी एक तरीके से स्ट्रक्चर था, अस्थाई निर्माण किया गया था, क्या इसकी परमिशन थी? अगर थी तो उसके आधार पे जो फायर फाइटिंग्स के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है उन सब का प्रावधान भी होता है? क्या इसको लेकर कोई शुरुआती जानकारी आ रही है कि आखिर ये कहां पे कमी रही या वजह क्या थी इस आग को लगने को लेकर? वो कोई शुरुआती जानकारी अभी मिल पा रही क्या? अभी कोई प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इस मामले में आरेंद्र नहीं सामने आई है कि ये आग कैसे लगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब ये इस पूरी घटना की जांच शुरू होगी, जो कि मेरे हिसाब से अब तक ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी पैरेलली रेस्क्यू ऑपरेशन और ये फायर फाइटिंग ऑपरेशन के साथ ही, उसमें ये बेशक देखना होगा कि क्या लाइसेंस था, क्या पेपर वर्क इनके पास क्लियर था, क्या आग अगर हम देखें तो जो इक्विपमेंट्स रखने होते हैं फायर फाइटिंग के, जो चीजें जो पैरामीटर्स जो सेटिस्फाई करने होते हैं कोई भी स्ट्रक्चर को, क्या वो सभी चीजें यहाँ पर मौजूद थी, और थी तो कहाँ पर लापरवाही हुई है? बिल्कुल कई सवाल हैं मेघना, जो बात आप भी कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल कई सवाल हैं जिसको जवाब ढूंढना बाकी है, लेकिन बहुत दुखद घटना है, इस पर आप नजर बनाए रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन राजकोट की इस खबर के साथ भी लगातार जो अपडेट होगा वो भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के बीच में DD न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कई मसलों और मुद्दों पर विस्तार से बात को साझा किया। उन्होंने DD न्यूज़ के साथ खास बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि कैसे जो तमाम जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही हैं। और ऐसे में बीते एक दशक में 10 वर्षों में तमाम एजेंसियों ने कई 100 करोड़ रुपए जब्त किए हैं भ्रष्टाचारियों के पास से, लेकिन उसमें से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को भी दे दिया गया है जिस पर इनका हक था। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अब ये सब संपत्ति जब्त हो रही है, तो मैंने कहा कि जरा ढूंढो, ये जो बैंक में डिपॉजिट दिए, गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, ये जिनकी प्रॉपर्टी उसको ऑक्शन करके इनको वापस दे सकते हैं क्या? चल रहा है। अब तक हम 17,000 करोड़ रुपीस 17,000 करोड़ रुपीस संबंधित लोगों को वापस दे चुके हैं। जो हमने 17,000 करोड़ दिया जा चुका है। और अभी मैंने बंगाल में कहा, बंगाल में जो रेट कार्ड चल रहा है नौकरी के, तो उसका तो फिक्स रेट है। कोई किसी को अगर उसके पास
कुछ नहीं, और वो सब बता सकता है मैंने उस दिन बैंक से उठाया, मैंने दिया, ये मिलेगा। तो मैंने कहा कि कानूनी व्यवस्था बताओ मुझे कि 3000 करोड़ रुपीज़ हमारे पास वहाँ के है, क्या इन लोगों को मैं पैसे दे सकता हूँ? कोई गरीब का पैसा है, उसको वापस मिलना चाहिए। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ये जीतते हैं तो देश को 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देने की ये कोशिश करेंगे, जिसका ये पहले भी उदाहरण पेश कर चुके हैं। यूपीए सरकार में एक सुपर पीएम के साथ साथ हर विभाग का मंत्री खुद को उस वक्त प्रधानमंत्री मानता था। मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, गठबंधन की थी, लेकिन बाद में ये सुपर सीएम वाला पीएम वाला मामला आ गया और एक सरकार सेपरेट चलने लग गई, पैरेलल चलने लग गई, तो स्थितियाँ बहुत बिगड़ गई। फिर कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। उसके कारण उसी की बीमारी आज भी आई है। अभी देखिए इनका इंडी गठबंधन के अंदर चर्चा क्या है कि भाई 5 साल 5 प्रधानमंत्री, 5 साल 5 प्रधानमंत्री। एक्चुअली वो ये प्रयोग अलग से हो चुका है, बोले बिना। हर डिपार्टमेंट अगर वो साथी दल का था तो वो अपने आप को एक सरकार मानता था। अच्छा, वो किसी को पूछता नहीं था। तो एक प्रकार से बिखरी हुई व्यवस्था थी। अभी भी ये उसी दिशा में जाना चाहते हैं, 5 साल 5 प्रधानमंत्री। ये अगर सोच होगी तो देश कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश आएगा और चुनाव के बाद हंग पार्लियामेंट होने की संभावना से उन्होंने साफ तौर से इनकार किया। उन्होंने कहा कि खान मार्केट गैंग पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के आखिरी चरणों में ये गैंग के लोग हंग पार्लियामेंट होने का शगुफा छोड़ने में नाकाम रहे हैं। ये जो खान मार्केट गैंग टाइप लोग होते हैं, वे चुनाव के आखिर में एक शगुफा छोड़ते हैं कि हंग बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कम से कम इस बार ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है। वरना मैं सोच रहा था कि शायद जब 20 दिन बाकी होंगे तो ये मैदान में आ जाएंगे, सब हंग होगा, फिर चर्चा यही हफ्ते भर चलेगी। इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस विवादों में रख करके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की है। इस बार आपने उन्हें 400 की फिरकी में भी उलझा दिया ना? हमने उलझाया नहीं है जी। देश की जनता का निर्णय हम समझते हैं, हम देश की जनता की आंखों में वो ताकत देखते हैं और उसको जनता ही अपने शब्दों में कहती है। हम तो इको इफेक्ट देते हैं, ये है तो आवाज़ जनता की। तो प्रधानमंत्री के इस विशेष इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण मसले थे उस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के प्रचार की बात भी कर लेते हैं। आज छठे चरण के चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार किया। पीएम मोदी ने बिहार में 3 चुनावी रैलियां की तो उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, सपा, आरजेडी सहित विपक्षी दलों को जमकर घेरा और कहा कि ये दल भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो 5 साल में 5 पीएम बनाने की ये फार्मूला लेकर सामने आए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीए के चुनाव प्रचार को शनिवार को और रफ्तार मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार जनसभाएं करके इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पाटलिपुत्र की जनसभा में पीएम ने कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन पर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि राजद की लालटेन से सिर्फ एक घर में उजाला हुआ, बाकी सब जगह अंधेरा ही रहा। पीएम ने इन चुनाव को दमदार देश का दम दुनिया के सामने रख सकने वाले प्रधानमंत्री का चुनाव बताया। पीएम ने कहा कि इंडी वाले 5 वर्ष में 5 पीएम की योजना बना रहे हैं। ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं।
काराकाट की जनसभा में पीएम ने एनडीए की बड़ी जीत का विश्वास जताते हुए कहा कि 4 जून की शाम इंडी वाले एक दूसरे पर आरोप लगाते मिलेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिन्होंने बिहार को लूटा है उन्हें जेल जाना होगा। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बक्सर में उमड़े भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इंडी के संस्कारों में भ्रष्टाचार गहरे तक बैठा हुआ है। पीएम ने कहा कि एनडीए के पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का रोड मैप भी। पीएम ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर भी कटाक्ष किया। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत, जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की जनसभा में पीएम ने सपा के दौर में माफिया के बोलबाला होने का आरोप लगाया। पीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी माफिया की एंट्री पर रोक लगाने की बात करने वाले अब उन्हीं के कदमों में जाकर बैठ गए हैं। विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। पीएम ने आरोप लगाया कि इंडी का प्रयास एससी, एसटी और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने का है। पीएम ने आरोप लगाया कि मुस्लिम आरक्षण के लिए इंडी गठबंधन वाले संविधान बदलना चाहते हैं। पाटलिपुत्र से कुमार आलोक, काराकाट से राजेश राज, बक्सर से धीरज और गाजीपुर से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी चुनावी समर के बीच में तमाम मसलों और मुद्दों को लेकर हम करेंगे चुनाव पर इस पर विशेष चर्चा भी। इससे जुड़ा हमारा विशेष भी पीएम की बात डीडी के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डीडी न्यूज़ को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, तमाम विषयों पर विस्तार से बात भी रखी है, तमाम विषयों को उठाया। इस विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शिशिर सेना जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनंत जी, शुरुआत अगर की जाए प्रधानमंत्री के इस पूरा इंटरव्यू को, जिसको हमने दिखाया है सुबह भी, दोपहर पे भी, बहुत गंभीरता से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भ्रष्टाचार कैसे देश के लिए अपने आप में एक तरीके से कोड बन गया और कैसे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वो लगातार अपना रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं विपक्षियों पर उनके भ्रष्टाचार को लेकर। आनंद जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं। जी जी, अभी आपकी आवाज आ रही। जी जी जी, मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज इंटरव्यू आया है और के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर डॉट को जोड़ कर देखेंगे तो उनकी मंशा का पता चलेगा। तो मैं यही कहता हूं अनंत जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ रही। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उसके पहले मैं शिशिर जी का रुख करता हूं। शिशिर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे ईडी के माध्यम से या तमाम केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सैकड़ों हजार करोड़ रुपए जब्त किए गए और वो नोटों की बंडल हम सबने बीते तमाम वर्षों में, दशकों में देखा है किस तरीके से मिले हैं।
उसमें वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि लगभग 1700 करोड़ रुपए जो है वो लोगों को वापस भी कर दिया गया है, और इस प्रकार की एक कानूनी प्रक्रिया को वो पालन करने के लिए भी व्यवस्थाओं को खोज रहे हैं ताकि जिनका पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से इकट्ठा किया गया उन तक पहुंच सके। आपको लगता है कि चुनाव के बीच में इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा अपने आप में चर्चा हो रही है? शिशिर जी। देखिए आरेंद्र, एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि जो पैसा एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई जो सीज करती है या जो असेट सीज करती है या जिसकी वसूली की जाती है, वो पैसे पे ज्यादा जिसे कहा जाए कि सबसे पहला जो होता है वो आप अगर गौर करेंगे पिछले कुछ मामलों में वो बैंकों का रहा है। तो अगर अभी आपने देखा होगा कि बैंकों की आमदनी काफी अच्छी रही, बैंकों का मुनाफा काफी अच्छा रहा, हो सकता है कि ये जो हम रकम की बात कर रहे हैं 1200-1600 करोड़ रुपए वो बहुत ही छोटी सी रकम हो, लेकिन बैंकों के बैलेंस शीट के लिए वो रकम काफी अहम रहती है, क्योंकि जो कर्ज फंसा हुआ है या जो कर्ज डूब गया है या डूब चुका है उसके पैसे आपको वापस मिल जाए तो आपकी वित्तीय व्यवस्था को काफी बेहतर करता है। तो एक पहलू यह है कि जो प्रधानमंत्री जिसका जिक्र कर रहे हैं वो संभवतः उन पैसों का जिक्र है जो बैंकों को मिले हैं, और इसमें दो खास तौर पे जो आर्थिक भगोड़े हैं जो कि देश से बाहर भाग गए थे, उनकी संपत्ति को सीज करके जो बेचा गया उससे बैंकों को अपने फंसे हुए कर्ज की हासिल करने में काफी मदद मिली है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो कानून है ब्लैक मनी को लेकर के, जिसको हम लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की बात करते हैं, जो भगोड़े हैं उनकी संपत्ति को जब्त करके, तो वहां पर ईडी का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईडी पीएमएलए के तहत कार्रवाई करता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करता है, और वहां पर उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही होती है कि अपराध में जो कुछ भी पैसा संलिप्त रहा है उसकी वसूली कैसे की जाए। प्रधानमंत्री उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। जी शिशिर जी, एक सवाल और, क्योंकि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने इस बात को भी साफ तौर से कहा कि जो राजनीतिक दल विकास के मुद्दे एजेंडे पर बात नहीं करते हैं आज के समय में वो एक तरीके से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि जनता का लाभ, आम लोगों का लाभ इसी बात से है कि उनके हिस्से में विकास कितना आया और कैसे आएगा। आपको लगता है कि विकास की बात करना, क्योंकि चुनाव शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक लगातार प्रधानमंत्री तमाम विरोधियों पर कटाक्ष तो करते ही उनकी नीतियों को लेकर, लेकिन अपना विकास का जो मुद्दा है उस पर वो अभी भी डटे हुए हैं? निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक बहस के बीच में अर्थनीति की काफी अहम भूमिका होती है, और ये 2002 से हम लोगों ने देखा है। आनंद जी चाहे तो इसके ऊपर और अपनी अच्छी टिप्पणी दे सकते हैं। हमने 2002 से ये देखा है कि चुनाव में जो है वो अर्थनीति काफी बड़ी भूमिका अदा कर रही है, और 2002 का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जब गुजरात में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर आर्थिक मुद्दा काफी हावी रहा था, और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तब से लेकर के अब तक चुनाव में हमने देखा है कि आर्थिक नीतियां किस तरीके से एक बड़े पैमाने पर मंच पर आती है। अब जब हम बात करते हैं कि विकास का फायदा किस तरीके से पहुंचे, क्योंकि ये भी आलोचना होती रही है कि आप 7%, 8% की दर से विकास की बात तो करते हैं, लेकिन क्या ये समावेशी विकास है? क्या इस विकास का फायदा समाज के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो ऐसे समय में आप अगर विकास को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, तो अर्थनीति कहीं ना कहीं राजनीति की दशा दिशा को प्रभावित करने में काफी अहम भूमिका निभाती है। जी शिशिर जी, लेकिन अर्थनीति और राजनीति को पूरी तरीके से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये अपने आप में समावेशित तरीके से हैं। अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ गए। अनंत जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे यूपीए के समय में जो तमाम कांग्रेस के सहयोगी दल थे उसके जो बड़े नेता अलग अलग विभागों के प्रमुख के तौर पर, मंत्री के तौर पर काम संभालते थे, खुद को प्रधानमंत्री ही मानते थे, उससे कम नहीं मानते, तो शायद इसीलिए इतने बड़े ज्यादा करप्शंस के उनके सभी पे आरोप लगे। वही फॉर्मूला एक तरीके से फिर से 5 साल में 5 प्रधानमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा इस इंटरव्यू में। आपको लगता है कि वो एक ऐसा फॉर्मूला कहीं बिना कहे दे चुके, इन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया? देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में मेरी राय ये है कि वो बहुत ही कुशल राजनेता और शब्दों का चयन करते हैं। उस इंटरव्यू में देखिए उन्होंने 3-4 बार उन्होंने सुपर प्राइम मिनिस्टर का शब्द का उपयोग किया। वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि किस प्रकार से 2 पैरेलल गवर्नमेंट इस देश में चल रही थी। आज लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और इस सरकार पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं।
बगैर कुछ संविधान को बदले किस प्रकार से संविधान को बदलकर मतलब उसका दुरुपयोग करके दो प्रधानमंत्री इस देश ने देखा है, एक नेशनल एडवाइजर काउंसिल की चेयरपर्सन और दूसरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इस देश ने वो भी देखा है कि एक तीसरा प्रधानमंत्री भी इस देश में था, जबकि पद पे नहीं थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री और संसद के अध्यादेश को फाड़ने की हिमाकत कर सकते थे। और प्रेस क्लब में सबको याद होगा, शिशिर जी को भी याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अध्यादेश की प्रति फाड़ दी थी मनमोहन सरकार के एक निर्णय को। तो इसीलिए वो बार बार प्रधानमंत्री सुपर पीएम की बात कर रहे थे। और इसलिए जब उन्होंने अटल जी के गठबंधन सरकार की तुलना की और यूपीए के गठबंधन की तुलना की, तो उन्होंने बताया कि अटल जी के गठबंधन में एक अनुशासन था, वो अनुशासन जो अटल जी के विराट व्यक्तित्व के चलते भी बहुत हद तक सफल रहा था। वहां कोई मतलब हर मंत्री प्रधानमंत्री की तरह बिहेव नहीं करता था। यहाँ तो ये हालत थी 10 वर्षों में और कि हर मंत्रालय अपने रूप में स्वतंत्र था। ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। संविधान बदलने की बात करने वालों को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार से बगैर किसी संशोधन के उन्होंने संविधान के समकक्ष और समानांतर एक ऐसी व्यवस्था देश में लागू कर दी थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नाम की संस्था को इतना कमजोर कर दिया कि देश की जनता ने 10 वर्षों के बाद एक मजबूत सरकार और एक मजबूत प्रधानमंत्री का चयन किया। जी शिशिर जी, क्योंकि ये बहुत अपने आप में जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि यूपीए के 10 साल और एक तरीके से उनके शासन के 10 सालों को लेकर उस वक्त फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी में आना, अस्थायी स्थिति से स्थायी सरकार की ओर आगे आना और कैसे एक राजनीति के प्रति और या कहा जाए पॉलिटिक्स के प्रति विश्वास बहाली बनाना, क्या ये सब भी नीतियों में समानांतरता, स्थिरता और एक तरीके से निरंतरता को लाने के लिए बड़ा जरूरी होता है? चुनाव के बीच में आपको लगता है कि आर्थिकी को लेकर भी इस बात को लेकर बहुत तेज बहस हो रही है, जिसको कहीं प्रधानमंत्री भी छूते नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए आरिंदर, पहले मैं एक लाइन आपकी जो पुरानी आपने बात कही थी कि अर्थनीति और राजनीति को दोनों को अलग नहीं किया जाता है, लेकिन दिक्कत ये रही कि हमारे यहाँ चुनाव एक लंबे समय पर अर्थनीति से काफी हद तक दूर रही। वहां पर राजनीति कई और कारणों से प्रभावित होती रही थी। लेकिन मैंने जो 2002 का जिक्र किया, उसके बाद किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं। जो आपका मूल सवाल है कि ये संकेत की बात है, देखिए आज के दिन में हम लोग एक वैश्विक गांव में रहते हैं जिसको ग्लोबल विलेज कहते हैं, और यहाँ पर आपको घरेलू और विदेशी निवेशकों को ये संकेत देना होता है कि आपकी नीतियां किस तरीके की है, उन नीतियों में स्थायित्व है कि नहीं, वो नीतियों में निरंतरता है कि नहीं। क्योंकि अगर आप तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन और 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप देशी विदेशी निवेशकों को नीतियों का खाका किस तरीके से देते हैं। देखिए सत्ता में परिवर्तन हो, लेकिन अगर उसमें निरंतरता के साथ निरंतरता बनी रहे तो ये काफी हद तक निवेशकों को एक भरोसा दिलाता है। इसीलिए आपने एक चीज गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार, जो अभी एक सप्ताह पहले थोड़ा सा अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, ये पिछले एक सप्ताह में शेयर बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, क्योंकि वो उम्मीद ये कर रहा है कि इस सत्ता में एक निरंतरता बनी रहेगी, नीतियों में स्थायित्व बनी रहेगी, नीतियां जारी रहेगी और विकास के जितने भी कार्यक्रम है, सुधार के जो प्रयास है, उनमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय में देशी विदेशी निवेशकों को संकेत देना जरूरी था और प्रधानमंत्री हर मंच का उपयोग इस काम के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। आनंद विजय जी, आपको लगता है कि ईडी के माध्यम से पैसे की वसूली होना, भ्रष्टाचार के मसले पे जीरो टॉलरेंस की बात कहना और उसके बाद में कैसे आम लोगों तक उस पैसे को पहुंचाने का कानूनी जरिया खोजना, ये एक विजनरी सोच को दिखाता है, तो एक सख्त प्रशासक को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि कैसे आम व्यक्ति के अधिकार के साथ, उसके हक के साथ खड़े हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं? आर्यन जी, मुझे लगता है कि इस प्रधानमंत्री के आपको जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने डीडी को जो इंटरव्यू दिया, उसको जरा होलिस्टिकली हमें सोचना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि जिस व्यक्ति के जिम्मे जो काम है उसको वो ठीक से निभाए। इस क्रम में उन्होंने सफाई से लेके ईडी तक की चर्चा की। तो ये कोई ईडी को अलग से टास्क दिया गया है कि आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए, ऐसा सोच अगर लोगों का है तो उसको निगेट किया आज प्रधानमंत्री ने।
कि ये ईडी अपना काम कर रही है। और इसमें उन्होंने आंकड़े भी दिए कि यूपीए शासनकाल के दौरान ईडी ने कितने लाख रुपए, चंद लाख रुपए उन्होंने बोले 54 लाख या 74 लाख रुपए कुछ उन्होंने किया, और अभी 22,000 करोड़ रुपया ईडी ने जब्त किया है। तो ये उनके कहने का अर्थ ये था कि जो सख्त प्रशासक वाली आप बात कर रहे हैं वो उस ओर इशारा कर रहे थे कि हमारे शासन में नो नॉनसेंस, नो टॉलरेंस, ड्यूटी आपको जो दी गई है उसको आप गंभीरता से निभाइए। रही बात पैसे को गरीबों तक ले जाने के लिए, तो इसके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने से कहा है, जिसको हमें रेखांकित करना चाहिए, कि इसका एक तरीका ढूंढने का प्रयास वो तीसरे कार्यकाल में करेंगे कि जिनसे वसूली की गई है या जिनसे लोगों ने रिश्वत लिया है उसको किस प्रकार से उन तक वापस पहुंचाया जाए। क्योंकि हमारे देश में देखिए अभी भी अंग्रेजों के जमाने के ऐसे ऐसे कानून चल रहे थे जो भारतीय दंड संहिता के आने के पहले, कि उसमें बहुत सारा न्यायालयों में जो देरी होती है उससे न्याय होता हुआ, न्याय होना आवश्यक है जितना, उतना ही न्याय होते हुए दिखना भी आवश्यक है। तो न्याय शास्त्र का जो ये सिद्धांत है, प्रधानमंत्री उसी ओर हमारा इशारा कर रहे हैं कि अगर आप कोई पीड़ित हैं और आपसे किसी सरकारी अधिकारी ने, किसी मुख्यमंत्री ने रिश्वत ली है, तो रिश्वत वापसी की प्रक्रिया होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, अपने आप में एक विजनरी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री अपनी बात को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। वो बात आज के छठे चरण की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल किया है। छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए। इसी के साथ ही इन सीटों पर 889 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर EVM में बंद हो गई। देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। कैसा रहा छठे चरण का मतदान, देखिए इस रिपोर्ट में। छठे चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी और दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में लोकतंत्र के पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग तरह का उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ ही हर उम्र के मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए तो इंतजार था। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरा पहला वोट है ये, तो
काफी ज्यादा पहले ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा मैनेजमेंट, बट काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है सबने। सबको करना चाहिए, इट्स अ नेशनल ड्यूटी। इसी चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग हुई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान बिजबेहरा, शोपियां, नौशेरा, मेंढर समेत ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोकतंत्र के इस महापर्व में कश्मीरी महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वोट डालने से फायदा है, अगर वोट नहीं डालेंगे तो हम अपना जो कैंडिडेट है वो चुनेंगे, किसको वोट डालना है, वो हमारे काम करेंगे, हमें तरक्की हो जाएगी उसके लिए, इसलिए वोट जरूरी है डालना। वहीं देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। दिल्ली के प्रताप नगर आदर्श मतदान केंद्र पर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन ने उन मतदाताओं को गिफ्ट हैम्पर और पौधे भेंट किए जिनका जन्म 25 मई को है। मॉडल बूथ के साथ साथ पिंक बूथ पर भी खास व्यवस्था देखने को मिली। हर मतदान केंद्र पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी नजर आई। अच्छा लगा, वोट देना तो हमेशा अच्छा लगता है, ये हमारा कर्तव्य भी है और भाई ये राष्ट्रीय पर्व है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और मुझे वो फैसिलिटीज भी दी गई है और मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में ये चेंजेस और होते रहे। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान के दौरान झाड़ग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडो के काफिले पर पश्चिमी मिदनापुर के गढ़बेता इलाके में हमला किया गया, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब टूडो कुछ मतदान केंद्रों के अंदर भाजपा एजेंटों को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने की शिकायतों के मद्देनजर गढ़बेता जा रहे थे। हालांकि स्थानीय टीएमसी नेतृत्व ने आरोपों से इनकार किया है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने आज नई दिल्ली में सपरिवार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने संजय जाजू से खास बातचीत की। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी हैं। सर, अभी आपने परिवार के साथ वोट किया, कैसा मैसेज है सर? ये हमारी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है ये इलेक्शंस, और इस अधिकार को पाने के लिए हमारे फोर फादर्स ने बहुत मेहनत की है, तो इस अधिकार का उपयोग हम सभी को करना चाहिए और मुझे बहुत संतुष्टि है कि हम सब इस अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें सपरिवार आके मुझे वोट करने का अधिकार मिला और मैं उस अधिकार को यूज़ कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें संजय जाजू जी की, जो सचिव हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, सपरिवार मतदान स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो छठे चरण की अगर बात की जाए तो इंडिया के इस मैप में जो पीले रंग से राज्य दिखाई पड़ रहे हैं, इन 8 राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में आज वोटिंग हुई है। 24 की चुनौती छठे चरण की अगर बात करें तो 8 राज्य में 58 लोकसभा सीटें और 889 प्रत्याशियों को लिए 11 करोड़ से ज़्यादा एक तरीके से वोटर थे। हालांकि 59% के आसपास तक शाम 5 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा आया। हालांकि इस अंतिम आंकड़ा नहीं है, ये बाद में बढ़ेगा क्योंकि लाइनें काफ़ी देर तक लगी रहती है। लेकिन क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। आज के चरण के लिहाज से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, हरियाणा में 10, पश्चिम बंगाल में 8, बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग हुई। जल्दी से हम अन्य तथ्यों को अगर देखें तो किन किन राज्यों में किन किन सीटों पर वोटिंग हुई है। अगले तथ्य के, दिल्ली की 7 सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई है, उड़ीसा में 6, झारखंड में 4, जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हुई है। कुल 58 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है। किस तरह से जो 21 राज्य हैं, 7 के अनुशासित प्रदेश हैं, उसमें अभी तक चुनाव संपन्न हो चुका है। यानी छठे चरण तक 1 से लेकर 6 चरण तक 21 राज्य और 7 के अनुशासित प्रदेशों में चुनाव पूरी तरीके से प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इन राज्यों की बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। इनकी सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, असम के साथ सभी 6 पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, यानी 7 राज्यों में, गोवा में
अरुणाचल प्रदेश में ये राज्यों में जहां पे वोटिंग हो चुकी है, इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, लक्षद्वीप में भी एक तरीके से वोटिंग हो चुकी है। ये तमाम केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नागर हवेली, दमन और दीव के साथ लद्दाख में भी वोटिंग हो चुकी है। तो 21 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 6 चरण में 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और कुल 543 सीटें हैं। हम जानते हैं उनमें से 486 पर वोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब महज 57 सीटों पर वोटिंग बची है, जो कि अंतिम दौर में 1 जून को होना है। हम अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें किस दौर में कितनी वोटिंग हुई है, तो पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई, दूसरे में 88 पे, तीसरे चरण में 93 सीटों पर, चौथे चरण में 96, पांचवें चरण में 49 और आज के छठे चरण में 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। ये पहले से लेकर छठे चरण तक की उन सीटों की संख्या जिसके आधार पर अलग अलग इलाकों में वोटिंग हुई है। तो ये अपने आप में तमाम तथ्यों का हम जिक्र करते हैं। तो ये अपने आप में हमने बताया कि आखिर कौन कौन सी बड़ी चीजें हैं। साथ ही साथ कई बड़े चेहरे भी हैं जिनकी आज किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों को आपसे रूबरू कराते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। खबर खेल के मैदान से भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई। उन्होंने महिला एकल के सेमीफाइनल मैच में थाईलैंड की वुसानन को 13-21, 21-16, 21-12 से के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद नजर डालते हैं इस वक्त की राष्ट्रीय कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तेजी बने रहने की बात कही। भारत में निर्मित उत्पाद की घरेलू मांग के साथ विदेशों में भी बढ़ती हुई मांग से देश की मैन्युफैक्चरिंग सेवा क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत बीजापुर में एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज के मार्गदर्शन में जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान 33 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 10 से ज्यादा लोगों की मौत और कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। घटना बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज शबद कीर्तन और इस साल पहली अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर 3500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। तो न्यूज़ नाइट में फिलहाल बस खबरों में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है।